हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान वॉज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको NRHM भी कहा जाता है। ये जो मिशन था ये भारत सरकार के द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया था और इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। ये जो योजना थी ये ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और ये जो योजना थी ये 2005 से 2012 तक के लिए शुरू की गई थी। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका समय क्या था, 2002 से 2007 था। तो याद रखिएगा ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द गैंगेस डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है गैंगेस डॉल्फिन का। गंगा डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन को 2009 में, कब, 2009 में जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक में जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2009। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी और उस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे ये बने थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा जो है ये प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। हमारे देश में अभी वर्तमान समय में योजना आयोग नहीं है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है नीति आयोग में। किसमें, नीति आयोग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और अभी भी वर्तमान समय में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही बनते हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच लिस्ट डज एस्टेट ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड फॉल। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कृषि भूमि को छोड़कर जो अन्य संपत्ति है और उस पर जो एस्टेट ड्यूटी लगाई जाती है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जो सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीसेकेराइड। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्च क्या है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज,
सेल्यूलोज, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन, काइटिन, हिपेरिन, पेप्टिडोग्लाइकन और इनोलिन। ये सब क्या है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, हिपेरिन, पेप्टिडोग्लाइकन और इनोलिन, ये सब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है काइटिन, तो ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये सिंपल शुगर है, ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं, याद रखिएगा। माल्टोज क्या है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, क्या है, डाइसेकेराइड्स है। ये ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर के बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना है माल्टोज। तो याद रखिएगा माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है और काइटिन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है, तो यह है विटामिन डी। विटामिन डी की सिंथेसिस जो है हमारी बॉडी में होती है, बाकी विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसे हमें अपने फूड से लेना होता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है इन विटामिन की, ये हम किससे पूरी करते हैं, ये हम हमारे फूड से लेते हैं, हमारे फूड से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। क्या कैल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन बी के कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, विटामिन बी को कहा जाता है थायमिन। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। B3 को कहा जाता है निएसिन। और B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। B7 को कहा जाता है बायोटीन। और B9 को कहा जाता है फोलेट। क्या कहा जाता है, फोलेट कहा जाता है। एक B12 काफ़ी पूछा जाता है, B12 का नाम होता है सायनोकोबालामिन। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। और विटामिन से एक तो डिजीज़ पूछी जाती है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, और एक इनके साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी मैंने आपको बता दिया है। विटामिन ई होता है टोकोफेरोल। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द निमोनिया। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, निमोनिया जो डिजीज़ है ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है और इससे लंग्स इफेक्ट होते हैं। क्या इसमें लंग्स जो हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं। लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है ये इफ़ेक्टेड रहती है और इसमें लिक्विड भर जाता है या फिर पस भर जाता है, तो इसकी वजह से जो है हमारे लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं। और ये जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है, तो वायरस कोज कर सकता है या फिर फंगस। ये जो इन्फेक्शन है वायरस या फंगस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन एज वाटरमैन। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसे कौन से एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्हें वाटरमैन यानी कि जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। और ये कौन थे, तो ये राजस्थान के अलवर जिले के एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। इन्होंने जो वाटर कंजर्वेशन की पारंपरिक तकनीक है उन पर जानकारी प्रसारित करके राजस्थान में जो पानी की कमी की समस्या का समाधान निकालने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी वजह से इन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2001 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2015 में इन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन ग्रेप्स। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेप्स में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या टार्ट्रिक एसिड जो है ये ग्रेप्स में पाया जाता है। बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इन सब में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड जो है ये पाया जाता है विनेगर में, यानी कि सिरके में पाया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो ब्यूटायरिक एसिड जो है ये दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें पाया जाता है। ये मिल्क में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। तो इन सब में क्या है, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज इज अमंग द फॉलोइंग। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य क्या है, C2H4। C2H4 जिसको एथिलीन भी कहा जाता है, एथिलीन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। बात करें कीटोन की, तो कीटोन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, तो कीटो ग्रुप, जैसे कि RC+O+R। तो ये क्या है, ये कीटो ग्रुप वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें कहा जाता है कीटोन। अल्कोहल में पाया जाता है OH ग्रुप। हैलोजेंस क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हैलोजेंस हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। तो इन ऑप्शंस में से आयरन की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और अगर वैसे पूछा जाए तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे ज़्यादा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला यौगिक है ये है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट जो है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में हमें दिया है ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। आंसर यही बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जप्ती सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज प्रीविलेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जप्ती प्रणाली जो है ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल, इन्होंने एक नई राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी जिसे जप्ती प्रणाली कहा जाता था। इस प्रणाली का उद्देश्य किसानों से सीधे कर वसूलना और राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त कराना था, जिससे जमींदारों द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता था वो कम हुआ था। तो याद रखिएगा, जप्ती प्रणाली जो है ये अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मेजर फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर वाज नॉट फ्रॉम पोर्तुगल। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाल का नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, विजयनगर आने वाले जो यात्री थे, विदेशी यात्री थे, उनमें से कौन सा पुर्तगाल से नहीं था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, नूनीज जो है ये पुर्तगाल का निवासी था, डोमिंगो पायस जो है ये भी पुर्तगाल से था, और बारबोसा जो है ये भी पुर्तगाल से था। लेकिन निकोलो कॉन्टी जो है ये पुर्तगाल का नहीं था, ये इटली का था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मगध महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी राजगृह। राजगृह जो है मगध महाजनपद की राजधानी थी, और बाद में
जो मगध महाजनपद की राजधानी थी, ये पटना यानी कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। पहले क्या थी, राजगृह थी, बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजगृह। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द मेजर इंडस साइट चनहुदड़ो सिचुएटेड। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है चनहुदड़ो, और ये पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। और 1931 में 1931 में जो है यहाँ पर NG मजूमदार के द्वारा खुदाई करवाई गई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर विच वॉज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था ये था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है ये ऐसा प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था, और इसे 15 नवंबर 1858 में जो है द्वारकानाथ विद्या विभूषण के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सोम प्रकाश। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द सेवियर ऑफ इंडिया बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी गई है, तो लॉर्ड रिपन को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी। और क्यों दी थी, तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी अच्छे काम किए गए थे, जैसे कि इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये है माइक्रोफोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सीरीज आर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर्स बेसिकली कनेक्टेड। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है। तो घरेलू विद्युत तार जो है ये जुड़ा रहता है पैरेलल ऑर्डर यानी कि समानांतर श्रेणी में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में इनमें से ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत घंटी में लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो सेल हैं ये काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं, जो कि उन्हें विद्युत घंटी के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। तो इसमें लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल जो है दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, बी एंड सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सोने के सिक्के जो हैं सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू ग्रीक के द्वारा जो है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज बनौली द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर सिंध प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।